Hello students, here our next lecture of class 12 subject biology chapter 4 reproductive health। तो लास्ट लेक्चर में हमने reproductive health प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज सारी हमने पढ़ ली थी और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हमने पढ़ना है, ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। तो पॉपुलेशन दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ना है आज। और नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या का विस्फोट होना। मीन्स नॉर्मली पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होना। पॉपुलेशन मीन्स तो समझते हैं ना, जनसंख्या, लोगों का ज़्यादा बढ़ते ही जाना, बढ़ना बढ़ना और बढ़ना। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है। पॉपुलेशन होता क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन होती क्या है, हम पॉपुलेशन को लोगों के बेसिस पे कहते हैं, किसके बेसिस पे कहते हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन को। तो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया। एक एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीसीज की जब हम बात करते हैं, या जैसे अगर अभी हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम बाकी स्पीसीज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है एक एरिया में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एक स्पीसीज के, एक एरिया में एक स्पीसीज के कितने लोग रहते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन से। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं रिप्रेजेंट द टोटल, represents the total number of individuals of a species लिविंग इन एन एरिया। एक एरिया की बात करते हैं, ठीक है, लिविंग इन एन एरिया। तो यही क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। यानी कि पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया। एक एरिया में रहने वाले जो एक स्पीसीज की बात करते हैं, उनका जो टोटल नंबर होता है उसे हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन हम उसे कह देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये था, अगर हम लास्ट सेंचुरी की बात करें तो जितने भी डेवलपमेंट थे वेरियस फील्ड में, उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी को इम्प्रूव किया। मीन्स अगर हम मेडिकल डिपार्टमेंट की ही बात करें ना, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में कितने सारे चेंजेस आए हैं, कितने सारी फैसिलिटीज़ हमें मिली हैं, नई नई टेक्निक मिली है, नई नई डिजीज़ को डिटेक्ट करने की नई नई मशीन्स हमें दी गई, नए नए प्रोसीजर्स आए। तो उससे क्या हुआ, लोगों की लाइफ इंक्रीज हुई, मीन कि डेथ रेट उससे कम हुआ। अगर आप बीमारी को, डिजीज को अगर आप जल्दी पहचान लेते हैं, या जल्दी आपको पता चल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग सर्जरी करवाई जाएगी। तो उससे क्या होगा, लोगों की लाइफ बच जाएगी, लोग मरने से बचेंगे। जहाँ पे लोग बीमारी का पता चलने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती थी, अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स चलाए गए उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों की लाइफ बचने लगी। तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ जो था वो बेटर लिविंग कंडीशंस को लेके आया, और साथ ही साथ इसने क्या किया, लोगों की ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज करने का भी काम किया। क्योंकि पहले तक अगर हम ये माने कि फैसिलिटीज़ नहीं थी तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी, तो पॉपुलेशन साइज भी मेंटेन रह रहा था या कम हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ी, अगर अब हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेके चले, हेल्थ फैसिलिटी जब बढ़ी, तो उससे क्या हुआ कि लोगों का डेथ रेट कम हो गया, है ना। और ये अच्छी बात है कि डेथ रेट कम हो गया, लेकिन साथ ही साथ इसने क्या किया, डेथ रेट तो कम किया, अब डेथ रेट कम होगा, बर्थ रेट भी बढ़ेगा लोगों का, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो जाएगा ना, जनसंख्या विस्फोट तो होगा ही होगा। मर नहीं रहे हैं और सब बर्थ ही ले रहे हैं, जिंदा ही मीन्स की जन्म ही ले रहे हैं, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा गया, यानी कि रैपिड इंक्रीज। ठीक है, अगर पॉपुलेशन तो ये था, अगर हम दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर हम बोलें, दूसरा टर्म आएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये क्या होता है, द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, द रैपिड increase in population
पॉपुलेशन ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, छोटे से टाइम पे कम टाइम में ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा लोगों का नंबर बढ़ना, ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ रिलेटिवली short period is called पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनसंख्या का महाविस्फोट या विस्फोट यही तो होगा कि कम टाइम में बहुत ज्यादा लोगों की ग्रोथ हो जाना, इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा गया, ठीक है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहले 1900 के आसपास 2000 मिलियन यानी कि 2 बिलियन मानी गई थी, सेंसस के अकॉर्डिंग इतना माना गया था कि हाँ ये, लेकिन वो 2 बिलियन अचानक से बढ़ा और 2000 तक पहुंचते पहुंचते 6 बिलियन हो गया। ये तो वर्ल्ड की बात थी, लेकिन सिमिलर चेंजेस आए इंडिया में भी, बहुत जल्दी रैपिड इंक्रीज हुआ किसका, पॉपुलेशन का। हमारी जो पॉपुलेशन थी जिसको 350 मिलियन माना गया था इंडिपेंडेंट के टाइम पे, हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियंस पॉपुलेशन थी इंडिया की, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच गई बिलियंस का इसने क्रॉस किया 2000 में, ठीक है। 1 बिलियन मार्क हो गए थे मई 2000 में, जिसमें ये इंडिकेट किया गया कि या ये बताया गया, या जो रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि दुनिया में हर छठा इंसान इंडियन है। मीन्स कि दुनिया की पॉपुलेशन में जो 6% है ना, जो 6% है वो इंडियन है। तो सोचिए इंडिया में कितनी बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, इंडिया में कितना रैपिड इंक्रीजमेंट हुआ पॉपुलेशन में एक छोटे से टाइम में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे को कुछ एक्सपेक्टेड रीजन माने गए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे को लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड रीजंस for the population explosions में भी क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे रीजन माने गए जिससे कि क्या पता पॉपुलेशन इसी से बड़ा हो। एक तो ये हुआ कि हेल्थ फैसिलिटीज़ या जितनी भी फैसिलिटीज़, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा लोग एजुकेटेड हुए, और लोग एजुकेटेड हुए तो क्या हुआ, उससे फ़ायदा हम लोगों को मिला। जितने लोग एजुकेटेड होंगे, जितना सोसाइटी एजुकेट होगी, उतना ज़्यादा फ़ायदा ह्यूमन बीइंग को होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, नए नए इन्वेंशन करेगा, नई नई फैसिलिटीज़ को लेके आएगा। तो यहाँ पे कहीं एक प्रॉब्लम ये भी हो गई कि डेथ रेट में क्या हो गया, मतलब कि पॉपुलेशन का अचानक से बढ़ने का हम रीजन, एक्सपेक्टेड रीजंस हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, जल्दी से, मतलब कि एक लंबा ये चला कि डेथ रेट अचानक से कम हो गई, ठीक है। मीन्स कि बहुत कम डेथ रेट का हो जाना, और रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, मोर्टेलिटी का कम हो जाना, ठीक है। मोर्टेलिटी मीन्स होता है डेथ, ठीक। सेकंड, रिडक्शन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सेकंड रिडक्शन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो इसे क्या कह दिया जाता है, MMR। तो देखो ये सारे प्लान चले थे ना, मीन्स की एक्शन प्लान चलिए, फैमिली प्लानिंग चलिए, RCS प्रोग्राम चला, तो उससे क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई, लोग अवेयर हुए कि हाँ हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, हमने क्या करना है, क्या खाना है, कैसे न्यूट्रिएंट लेने हैं, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे क्या देना है, अगर प्रॉब्लम है फीटस में तो हमने डिटेक्ट करवाना है, वो हॉस्पिटल जाना है, हमने देखना है अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सारी चीज़ों में एजुकेशन लेवल तो बढ़ा, मीन्स कि लोग अवेयर तो हुए, साथ ही साथ इसने क्या कर दिया, मैटरनल मॉडल, ये अच्छी बात है कि जो मदर की जो डेथ हो रही थी लगातार, वो क्या हो गई, कम कर दिया। मदर की डेथ का कम होना भी तो, लेकिन पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही रही है ना, तो उसको, हालांकि ये न्यूज़ अच्छी थी, डेथ रेट कम हो रहा था, फैसिलिटीज़ हमारी इतनी बढ़ गई थी, हमें फ़ायदा हो रहा है उसका, मोर्टेलिटी MMR रेट कम हो रहा है, तो ये एक तरीके से एक गुड न्यूज़ थी। लेकिन साथ ही साथ इसकी वजह से ये माना गया कि ये एक्सपेक्टेड रीज़न माने गए, पॉपुलेशन इनसे कहीं बढ़ रहा है, ठीक है। थर्ड,
डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, साथ ही साथ मदर की मोर्टेलिटी रेट कम हुआ तो साथ ही साथ जो बच्चा था बच्चे की डेथ रेट भी क्या हो गई, कम हो गई। तो डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, इसको क्या कहा जाता है, IMR। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल ऑफ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसेबल एज, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज वाले जो बच्चे हैं, जो या रिप्रोडक्टिव एज वाले जो लोग हैं, जो ग्रुप है, उनका इंक्रीज हो जाना। ठीक है, मीन्स कि उनका नंबर बढ़ना, मतलब ऐसे लोग जो फर्टाइल लोग हैं उनका नंबर बढ़ना, उनका एक ग्रुप है जो उनमें इंक्रीजमेंट आना। ये 4 एक्सपेक्टेड रीजन माने गए जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इनको मारेंगे, तो इसके लिए क्या किया गया, फिर आया कि अब इनको कैसे, इन चीज़ों के होते हुए, क्योंकि ये तो हमारे लिए ज़रूरी है, हमने मदर को बचाना है, हमें फीटस को भी बचाना है, हमने डेथ रेट भी कम करनी है, हमने जो ये रिप्रोडक्टिव एज वाला जो एज ग्रुप है उसे भी बचाना है उसे। बस इसमें बात ये आई कि कैसे इन सारी चीज़ों को रखते हुए, इन सारी चीज़ों के होते हुए हम कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। इसमें अल्टीमेट एक ही रीज़न आता है कि भाई आप उन्हें क्या करो, एजुकेट करवाओ। ठीक है, वहाँ पे छोटी फैमिली के लिए उन्हें एजुकेट करवाओ। तो उसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे क्या क्या ओवर पॉपुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो उससे पहले फैक्टर गवर्निंग पॉपुलेशन साइज, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन साइज को गवर्न कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। फैक्टर्स गवर्निंग पॉपुलेशन साइज। तो जो बेसिक प्रोसेस है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रही थी पॉपुलेशन की। एक ऐसी बेसिक प्रोसेस जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट को, वो है नेटिलिटी, यानी कि बर्थ रेट। अभी भी बर्थ रेट किसको कहा जाता है, नेटिलिटी। नेटिलिटी मीन्स बर्थ रेट, यानी कि लगातार बच्चों का जन्म होना। ये और साथ ही साथ बर्थ रेट हो गया, और दूसरा एक टर्म आता है इमाइग्रेशन या इमिग्रेशन उसे कहा जाता है, जिसको कहा जाता है परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड इनटू एन एरिया। लोगों का दूसरी जगह से एक एरिया में आना, जैसे गांव से लोगों का माइग्रेशन हुआ, शहर की तरफ आए तो शहर की पॉपुलेशन बढ़ गई ना, तो वो कहा गया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि गवर्न कर रहे थे पॉपुलेशन की साइज को, जो बढ़ा रहे थे। जबकि वेयर मोर्टिलिटी यानी कि डेथ रेट थी, और जो डेथ रेट, और दूसरा टर्म आता है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन का मीनिंग होता है परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपल आउट ऑफ एन एरिया। ये कंट्रीब्यूट कर रहा था डिक्रीज इन पॉपुलेशन, मीन्स कि ये उस जगह की पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में हेल्प कर रहा था या कंट्रीब्यूट उसमें कर रहा था। तो एक रैपिड, तो ये 2 चीजें यहाँ पे को देखने को मिली, 2 फैक्टर्स हमें यहाँ पे को देखने को मिला। तो एक फैक्टर तो ये था नेटिलिटी, जो इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन हम मान रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है। नेटिलिटी मीन्स बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है। दूसरा इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मीन होता है परमानेंट मूवमेंट, हमेशा के लिए आ जाना, परमानेंट मूवमेंट of people from outside into an area। ठीक है, ये तो क्या था जो इंक्रीज कर रहा है। दूसरा हम मोर्टिलिटी की बात करते हैं। मोर्टिलिटी क्या होती है, जो कि कम हो गया है, डेथ।
और ये दो टर्म आपको बहुत जरूरी याद रखने हैं, इट्स इम्पोर्टेंट। नेटिलिटी मीन्स बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, ठीक है। तो ये हो गया डेथ रेट। दूसरा था इमाइग्रेशन, सेकेंड टर्म इज इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन किसको कहते हैं? परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपल permanent movement of people out of an area। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इमाइग्रेशन का मीनिंग होता है लोग अपनी जगह को छोड़ के एक दूसरे जगह के लिए, मीन्स कि लोगों का कहीं दूसरी जगह से एक पर्टिकुलर एरिया में परमानेंटली आ जाना, वहां पर हमेशा रहने के लिए आ जाना, ठीक है। ये तो क्या है? इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन लोगों का अपनी जगह को परमानेंट छोड़ के चले जाना, इसको कहेंगे क्या? हालांकि अब यहाँ पे को क्या हुआ, और दूसरा मोर्टेलिटी, जो डेथ रेट थी और जो इमाइग्रेशन था, और जो नेटिलिटी है और इमाइग्रेशन है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन साइज को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन साइज इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं। अगर एक जगह की पॉपुलेशन कम है, इसका मीन्स कि लोगों ने माइग्रेशन किया है, या वहाँ पे डेथ रेट हो सकता है कि ज़्यादा रहा हो, या मेनली हो सकता है कि वहाँ से लोग मूवमेंट उन्होंने कर दिया और दूसरी जगह जाकर उन्होंने पॉपुलेशन इंक्रीज कर ली, दूसरी जगह की पर्टिकुलर एरियाज की। तो ये तो हो गया हमारा क्या? इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। तो नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस और ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, जो ओवर पॉपुलेशन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या फेस हमने करने पड़ेंगे या करने पड़ रहे हैं, ये हमने पढ़ना है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो इसमें क्या हो, तो जैसे RCS प्रोग्राम्स लगा है ना, RCS प्रोग्राम था, या इसने क्या किया? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को थोड़ा सा, मींस कि RCS जो प्रोग्राम था, इसका मेन एम ये था कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम किया जाए। एम ही वही लेके चले थे वो कि इसकी वजह से क्या होगा, अगर बर्थ रेट कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगा। तो वी कैन ब्रिंग डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थ्रू आवर RCS प्रोग्राम्स। तो 2001 की जो सेंसस रिपोर्ट थी ना, उसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आई थी वो अराउंड 1.7% आई थी, ठीक है। अगर ये वैल्यू अगर लॉन्ग टाइम के लिए चलती ना, या लॉन्ग टाइम के लिए चले, तो इसमें ये कहा गया कि 33 ईयर में, 33 साल में जो पॉपुलेशन है वो दुगनी हो जाएगी। और ये एक अलार्मिंग साइन था कि 33 ईयर में पॉपुलेशन का 2 गुना हो जाना। अगर अभी 2 मिलियन है तो आगे 33 ईयर में 4 मिलियन हो जाएगी। एक अलार्मिंग साइन था, और एक साइन है हमारे लिए, इवन अभी भी साइन है, क्योंकि इसी हिसाब से रेट बढ़ रहा है। 2001 का सेंसस रिपोर्ट है, यानी कि जनगणना की रिपोर्ट है कि 1.7% की रेट से बढ़ रहा है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1.7 के हिसाब से बढ़ रही है, 1.7% के हिसाब से बढ़ रही है। तो अब इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आने वाले 33 सालों में हम दोगुने हो जाएंगे। अभी जितनी हमारी पॉपुलेशन है उससे दोगुनी पॉपुलेशन हमारी हो जाएगी, ठीक है। पर ईयर 1.7% बढ़ रही है। तो अब इससे प्रॉब्लम तो आएगी ना, कमी तो होगी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है उसकी कमी होगी। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक रिक्वायरमेंट की कमी होगी। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या आता है? खाना, अनएम्प्लॉयमेंट, लैंड की कमी भी तो हो जाएगी, और एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, और पॉवर्टी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से आने वाले हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से क्रिएट होंगी। तो ये हमने इसमें पढ़ना है, ठीक है। कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे को हो जाएगी, तो वो हमने पढ़ना है कॉन्सिक्वेंसेज में, ओवर पॉपुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेज में। तो 2001 का जो सेंसस रिपोर्ट था उसमें ये आया कि पर ईयर 1.7% जो है वो रेट बढ़ रहा है किसका? पॉपुलेशन का। और आने वाले 33 ईयर्स में हम 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आई थी। तो अब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन के। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई।
शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, यानी कि खाने की जो सप्लाई होगी वो बहुत कम हो जाएगी। कैसे? अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लगातार अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में नहीं, उतने ही इंक्रीज पॉपुलेशन में हम एग्रीकल्चरल लैंड्स का नहीं बढ़ा सकते ना, उतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, सिमिलर प्रोपोर्शन में तो हो ही नहीं सकता है। मीन्स कि इफ the population keeps on increasing and the production of food does not increase in a similar proportion, और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा सिमिलर प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन के ही अकॉर्डिंग फूड प्रोडक्शन करना। अगर ऐसा नहीं हुआ, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अगर फूड का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो यहाँ तो एक बिल्कुल शॉर्टेज करवा देगा ना, खाने का शॉर्टेज हो जाएगा। जितने लोग हैं उतने लोगों के हिसाब से फूड का प्रोडक्शन अगर नहीं कर पाई कंट्री, नहीं हो पाया तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, है ना। तो शॉर्टेज ऑफ फूड तो हो ही जाएगा, सबको खाना मिलेगा ही नहीं भले, और स्पेशली यहाँ पे मारा जाएगा वो जो बहुत गरीब है ना। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। सेकेंड आया अनएम्प्लॉयमेंट। ओवर गोइंग पॉपुलेशन है, अभी भी इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी भी इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है सभी जगह, सभी देशों में इतनी बेरोजगारी है। स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है। तो ये क्या करेगा? अगर पॉपुलेशन रैपिड इंक्रीज होगी तो लोगों का नंबर बढ़ाएगा, तो इतने लोगों के लिए तो जॉब नहीं मिल पाएगी ना, इतने ज़्यादा लोगों को जॉब भी तो चाहिए होगी। तो जॉब चाहिए तो जॉब के लिए उतनी जगह भी तो होनी चाहिए, जगह जहाँ पे अगर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, स्कूल्स में काम कर रहे हैं, होटल्स में काम कर रहे हैं, अगर इतने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी नहीं तो कहाँ जाएंगे वो? तो सफिशिएंट नंबर में जॉब्स है ही नहीं, इतना अभी भी अवेलेबल नहीं है, इतनी पॉपुलेशन में अवेलेबल नहीं है, तो दोगुनी हो जाएगी तो फिर कहाँ से होगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को इंक्रीज करेगा कौन? ओवर पॉपुलेशन। दूसरा एजुकेशन। अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो सभी, अब देखो फायदा ये है कि मोर पीपल नीड टू बी एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा लोग चाहेंगे, ज़्यादा लोग चाहेंगे कि वो एजुकेटेड हो, ठीक है। दिस क्रिएट डिफिकल्टी फॉर द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल। तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि कैसे वो सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कराए, कैसे क्या उसमें इम्प्लीमेंट्स कराए। तो इसके लिए भी एजुकेशन के फील्ड में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब वो टाइम तो रहा नहीं जहाँ पे लोग इलिटरेट होते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं, अब पढ़ना हर कोई चाहता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी गवर्नमेंट के लिए कि वो सबको कैसे एजुकेट करवाए, कैसे सबके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जो मानक तैयार किए जाते हैं स्कूलों में उनको कैसे फुलफिल वो कर पाएगी, कैसे वो सारे बच्चों को जैसे मिड डे मील चलता है, कैसे मिड डे मील देगी, क्योंकि अगर इतना खाना ही नहीं होगा, शॉर्टेज हो जाएगा खाने का, प्रोडक्शन इतना होगा ही नहीं तो कैसे देगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तीसरा पॉवर्टी। अब फैमिली क्या है? फैमिली धीरे धीरे क्या हो जाएगी? गरीब भी तो हो जाएगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ना। इंसान अगर बेरोजगार हो जाएगा तो क्या खिलाएगा अगर उसके पास जॉब नहीं है? दूसरा खाने की कमी है, खाना नहीं है उसके पास, एजुकेशन है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो गरीबी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी। तो ये क्या करेगा? फैमिली टेंड्स टू बिकम पुअर इफ देयर आर मोर पर्सन इन इट एंड द इनकम इज लेस। और साथ ही साथ अगर देखो एक फैमिली में अगर मान ले 10 लोग हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं होगी? गरीबी बढ़ेगी ना। और एक ही इंसान कमाने वाला है तो उसको क्या करना है? उन 10 लोगों को उन 10 लोगों के न्यूट्रिशन की, उन 10 लोगों के खाने की, उन 10 लोगों के एजुकेशन की, सबका ध्यान रखना है। तो वो क्या हो जाएगा? गरीबी को बढ़ाएगा। इसलिए पॉवर्टी क्या करेगी? और इसी वजह से पहले ये माना जाता था ना, पॉवर्टी क्या करती है? बर्थ ऑफ ईच चाइल्ड इन द फैमिली और फैमिली में जो बर्थ रेट है, लोगों का मानना ये रहा है पहले कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? इनकम होगी। अरे कैसे होगी ये उन्होंने नहीं सोचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? उस चक्कर में उनकी जो पॉपुलेशन या बर्थ रेट जो है फैमिली में वो इंक्रीज होते रहती है और वो उनकी गरीबी और आगे बढ़ाते ही रहती है, ठीक है। तो कुछ स्टेप गवर्नमेंट ने फिर से कुछ स्टेप गवर्नमेंट ने लिए ताकि वो क्या कर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो कुछ स्टेप गवर्नमेंट ने लिए कि वो कैसे इस पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोक सके, कैसे ओवर पॉपुलेशन से हमें बचा सके, ठीक है। स्टेप्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट to control
population, to control population. ओके तो अब कौन कौन से स्टेप, कुछ 2 या 3 स्टेप गवर्नमेंट ने लिए कि उसने क्या किया, जो मैरिजेबल एज थी ना उसे बढ़ा दिया। पहले क्या था, छोटे छोटे एज में ही शादी करवा दी जाती थी, छोटी सी एज में शादी करवा दी। फिर वो छोटी सी एज में, अब देखो प्रॉब्लम क्या होते थे, छोटी सी एज में शादी करवाने के बाद जो फीमेल है वो जल्दी से प्रेग्नेंट हो गई और उसकी बॉडी इतनी मैच्योर नहीं होती है, उसकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती है उस टाइम पे कि वो क्या कर सके, वॉर्म में एक फीटस को भी पाल सके या उसका भी डेवलपमेंट हो सके। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से, और साथ ही साथ एजुकेटेड लोग थे नहीं, तो लगातार बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा था, फैमिली में बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे थे। और साथ ही साथ प्रॉब्लम ये कि जो मदर है ना उसकी बॉडी के पास इतनी एबिलिटी तो अभी थी नहीं कि वो कैरी कर सके वॉर्म में बच्चे को, तो उस समय डेथ मदर की, और वो फीटस भी इतना ग्रो नहीं कर पाता था, तो फीटस की भी डेथ हो जा रही थी। और साथ ही साथ वो पॉपुलेशन इंक्रीज करने का भी एक काम कर रहा है। अगर 13 ईयर में एक लड़की की शादी करा देंगे और अगर 18 ईयर में करेंगे तो उतना गैप तो एटलीस्ट आएगा ना। वो 13 ईयर में शादी होने वाली लड़की की शादी अगर 18 साल में, 25 साल में, 20 साल में अगर होती है तो वो तो उतना गैप तो आएगा ना। उस टाइम में जो होने वाला जो बर्थ रेट होगा उसके थ्रू वो तो रुक जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मैरिजेबल एज है गर्ल्स के लिए क्या कर दी, 18 ईयर्स एंड बॉयज़ के लिए 21 ईयर। और आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी अभी भी ये जो रेट है ना, ये जो एज है उसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि 18 ईयर में किसी भी गर्ल की जो बॉडी होती है वो इतनी कैपेबल नहीं होती है, उसकी बॉडी के पास इतने स्ट्रॉन्ग बॉडी उसकी नहीं होती है कि वो एक फीटस को कैरी कर पाए और उसे बर्थ दे पाए। तो इससे क्या होगा, उसकी बॉडी में बहुत सारे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं। हो सकता है बर्थ देते टाइम उसकी डेथ हो जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसे ना मिल पाए। तो इसको, लेकिन अभी जो एज है वो 18 ईयर फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर फॉर बॉयज़। तो कोई भी लड़की की अगर शादी होगी तो वो 18 ईयर से छोटी नहीं हो सकती है और 21 ईयर से छोटा लड़का नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो उसको जो लॉज बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होगी, से सजा दी जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो कपल्स होते हैं, कपल्स को इन्फॉर्मेशन देके, ठीक है, छोटी फैमिलीज के बारे में, जो छोटी फैमिली के जो कपल्स हैं या जो वो कपल्स। और एक चीज़ उन्होंने और किया कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स दिया कपल्स को जो कि छोटी फैमिली वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मोटिवेट किया लोगों को मीडिया के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, बिल्स के थ्रू, जो भी। अभी देखिए, अभी क्या होता है, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, हॉस्पिटल जब आप जाते हैं आप पर्ची कटवाते होंगे और उस पर्ची में गर्ल चाइल्ड को सेव करने के लिए उसमें रहता है ना, एक स्लोगन दिया रहता है। आप देखना, अगर कभी आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप कभी पर्ची कटवाते हैं गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पर्चा दिया जाता है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि, या उसमें होता है कि आप जेंडर चेक नहीं कर सकते हैं और हमें गर्ल जो चाइल्ड है उसे बचाना है, या और बहुत सारे अलग अलग जगह में आपको कहीं पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आपको स्लोगन मिल सकता है। तो आपने देखा ना बहुत सारे मेजर्स, तो ऐसे ही गवर्नमेंट, और इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी मैंने कहीं पे देखा था कुछ इस तरीके के स्लोगन्स होते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने छोटी फैमिली को मोटिवेट करने के लिए बिल्स में भी, कुछ बिल जो आते हैं उसमें भी दे दिया कि आपको बड़ी फैमिली नहीं करनी है, आपकी फैमिली छोटी होनी चाहिए। और मीडिया में, यानी कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पे ऑडियो विजुअल सारे तरीके से, प्रिंट मीडिया में सब जगह से उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट दे दिए कि नहीं, हाँ कुछ इस तरीके से हम लोगों को अवेयर करवा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, एक एक के पास तो जा नहीं सकते, एक एक को तो बता नहीं सकते। तो सबसे अच्छा आइडिया जो है वो मीडिया है हमारे पास, है ना। तो मीडिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लोगों को अवेयर करवा सकते हैं कि आप ये चीज़ें करो, कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आया, फिर एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्स के थ्रू ये सारी चीज़ें ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज़ के लिए और उन्हें मोटिवेट किया गया कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ कीजिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसे कहा जाता है बर्थ कंट्रोल मेथड जिसे कहा जाता है, ठीक है। यानी कि उन्हें बताया गया कि कैसे कॉन्ट्रासेप्शन का आप यूज़ करके, कैसे बर्थ कंट्रोल का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट
है वो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसी टॉपिक के अंदर वो है बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये क्या करता है, लिमिट करता है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को। अगर बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज़ किया जाए तो ये क्या करेगा, ये कम करेगा, बर्थ रेट को कम करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज हो जाती है उन्हें रोकने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी या बहुत सारे मेथड है बर्थ कंट्रोल के लिए, और बर्थ कंट्रोल एक ऐसी मेथड है जो कि फर्टिलाइजेशन को रोकेगा। हम लास्ट चैप्टर में फर्टिलाइजेशन पढ़ के आए हैं ना, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या करती हैं, जो कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। और ये कुछ लेकिन ऐसे कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करना चाहिए जो कि फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, और एटलीस्ट उसके साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है, इफेक्टिव हो और साइड इफेक्ट उसके ना हो, तो इसीलिए लोग उसे यूज करेंगे। तो इन चीजों के बारे में भी क्या क्या कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं लोग, इनके बारे में भी मीडिया के थ्रू इनको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, या मीडिया के थ्रू भी थोड़ा सा उसे, जैसे ऑडियो विजुअल जो तरीके हैं उनके थ्रू उनको बताया गया कि लोगों में अवेयरनेस तो आए, ठीक है, आए। तो उसके लिए नॉर्मली टेम्पररी, परमानेंट और मेडिकल टर्मिनेशन जो होती है प्रेगनेंसीज की, उसके अलग अलग टाइप के बेसिस पे 3 मेनली टाइप्स होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट मेथड आती है, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड लोग यूज करते हैं, ठीक है, मीन्स जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन का यूज ना करते हुए, कुछ बैरियर्स का यूज ना करते हुए लोग कुछ नेचुरल मेथड का यूज करते हैं। तो देयर आर नॉर्मली थ्री टाइप्स के होते हैं ये। थ्री मेन टाइप्स। फर्स्ट नेचुरल मेथड, सेकंड परमानेंट मेथड, एंड थर्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स की, ठीक है। नेचुरल मेथड्स कौन सी ऐसी मेथड्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्शन की तरह बिहेव करती हैं या बर्थ कंट्रोल में हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है, नेचुरल मेथड्स। तो नेचुरल मेथड इंक्लूड करती है, इसमें आता है नॉर्मली सेफ पीरियड की इसमें बात करी जाती है, लैक्टेशनल पीरियड की इसमें बात करी जाती है, और जो इंटीमेशन है उसकी इसमें बात करी जाती है, ठीक है। तो अब इसमें लोगों का जो तरीका है, सेफ पीरियड वाला जो है, मींस की मेंस्ट्रुअल साइकिल की इसमें बात करी जाती है, ठीक है। सेफ पीरियड मींस सेफ पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेसिस पे लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेचुरल मेथड को यूज करने का उनका तरीका है कि कैसे वो, और इसे कहा जाता है रिदम मेथड, और पीरियोडिक मेथड भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो अ वीक बिफोर एंड अ वीक आफ्टर मेंसेस मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक हफ्ते पहले, 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर ऑफ मेंसेस इज कंसिडर्ड द सेफ पीरियड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक हफ्ते पहले और मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक हफ्ते बाद का जो पीरियड है उसे सेफ माना जाता है। अब वो सेफ क्यों माना जाता है ना, हमने क्या पढ़ा है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ओव्यूलेशन कब होता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का या फीमेल की बॉडी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे था ना, वहां से उसे काउंट किया जाएगा 1 से 4 तक, और एवरेज यही होता है कि 13 to 16 डेज के अंदर हो जाता है ओव्यूलेशन। नॉर्मली अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14 डेज में माना जाता है कि ओव्यूलेशन होगा, यानी कि ओव्यूलेशन मीन्स हमने पढ़ा है ना, ओव्यूलेशन मीन्स होता है ओवरी से एग का रिलीज होना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो मेंसेस के एक हफ्ते पहले, अगर हम एक हफ्ते बाद की बात करते हैं, यानी कि 1 to 7 से 14
डेज की तक की बात, तो इस 7 से 14 डेज तक का टाइम हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक सेफ पीरियड होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये मेथड नहीं होता है क्योंकि कभी कभी 13th डे में ही ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये माना गया। अब ये तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि क्यों इसे नेचुरल मेथड को सेफ माना गया ये। और दूसरी बात, एक हफ्ते बाद की बात या एक हफ्ते पहले की बात अगर हम करते हैं, तो दूसरा बात ये है कि जो एग रिलीज हुआ है ओवरी से, उसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 1 से 2 डेज तक ही होती है, उसके बाद वो वहीं उसकी डेथ होती है या फेगोसाइटोसिस उसका हो जाता है। ठीक है, और स्पर्म की बात करते हैं। स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक में जो स्पर्म पहुंच गया है वो सिर्फ 3 डेज तक ही, 3 to 5 डेज नॉर्मली माना जाता है, और नॉर्मली 3 to 5 डेज तक ही वो फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटर कर सकता है। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक हफ्ते पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो वहां पे ओव्यूलेशन तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन तो 14 डेज में होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी 28 डेज पहले, या 30 डेज में, या 28 डे में होगी, तो उसके एक हफ्ते पहले ओव्यूलेशन का कोई चांस नहीं है। ओव्यूलेशन अगर हुआ भी तो 2 दिन में एग खत्म हो गया, तो स्पर्म और एग के मीटिंग का तो कोई टाइम ही नहीं है, और 3 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। और एक हफ्ते बाद या एक हफ्ते पहले, दोनों में यही कंडीशन आती है कि क्योंकि ओव्यूलेशन टाइम कितना होता है 14 डेज का, 13 to 16 डेज का अगर है, तो उस 13 to 16 डेज के आसपास, या 13 से अगर 14 डे ओव्यूलेशन हुआ है तो 16-17 डेज अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल मेथड यानी कि पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके किया जाता है, यानी कि माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, जिसमें 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है उसे सेफ माना जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओव्यूलेशन, क्योंकि ओव्यूलेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ओव्यूलेशन उस बीच हो ही नहीं रहा है तो फर्टिलाइजेशन होने के तो चांसेस ही नहीं होते। ठीक है, तो ये जो मेथड है, प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो 80% प्रेगनेंसी के चांसेस कम कर देती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक ग्रेट केयर की जरूरत है। आपका एग्जैक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर नहीं है। अगर 30 डेज की है तो हर मंथ 30 डेज की ही है, 28 डेज की है तो हर मंथ 28 डेज की ही है। इरेगुलर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी 80% केसेस में इसे क्या माना जाता है, इसे प्रेगनेंसी के चांसेस को ये कम कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक नेचुरल पीरियड या नेचुरल फैमिली प्लानिंग हम इसे कह सकते हैं, जिसमें कि सेफ पीरियड का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी मेथड इसी में, नेचुरल मेथड में ही दूसरी मेथड आती है लैक्टेशनल पीरियड। ठीक है, सेकंड मेथड इज लैक्टेशनल लैक्टेशनल पीरियड होता है वो पीरियड जब कोई मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, यानी कि मिल्क फीडिंग जब करवा रही है, तो उस पीरियड को लैक्टेशनल पीरियड कहा जाता है। और इसको भी एक सेफ मेथड माना गया है, क्योंकि ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड हार्मोनल चेंजेस की वजह से ओव्यूलेशन कम होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है उस टाइम पे, कुछ टाइम के लिए ओव्यूलेशन नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट मदर है काफ़ी टाइम तक मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा होता है और कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से, क्योंकि ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, एग रिलीज ही नहीं होगा, तो फिर स्पर्म जाएगा भी तो किसी से फ्यूज नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए लैक्टेशनल पीरियड को भी क्या माना जाता है, सेफ माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होता है। इसके साइड इफेक्ट तो नील हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि ओव्यूलेशन के बारे में हम जान नहीं पाएंगे, या वो फीमेल जान नहीं पाएगी कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है बॉडी में, तो इस चक्कर में हो सकता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को ये लीड करे। लेकिन फिर भी इसको एक सेफ पीरियड के फॉर्म में या सेफ के बेसिस पे बहुत सालों से इसको एक नेचुरल मेथड के फॉर्म में इसे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो दूसरी जो मेथड आती है वो आती है बैरियर मेथड, या परमानेंट मेथड भी हम कह सकते हैं। बैरियर मेथड, परमानेंट तो नहीं, बैरियर मेथड, इसी में दूसरी बैरियर मेथड हम बोलते हैं। बैरियर मेथड में क्या होता है, परमानेंट मेथड में तो वैसेक्टोमी आ जाएगा, तो बैरियर मेथड इसमें किया जाता है, ये मेथड प्रिवेंट करते हैं। इस मेथड में स्पर्म एंड ओवम को मीटिंग से रोकने के लिए होता है। ठीक है,
इनको मिलने नहीं दिया जाता है, या फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए कुछ बैरियर्स का यूज किया जाता है। वो बैरियर्स मेल के लिए भी हो सकते हैं और फीमेल के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर फीमेल बैरियर का यूज कर रही है, इन बैरियर्स का यूज कर रही है, कुछ मेडिकेशंस आते हैं, कुछ फिजिकल बैरियर्स आते हैं जिन्हें वो यूज कर सकती है अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो उससे क्या होता है, स्पर्म की एंट्री फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं हो पाती है अगर फीमेल उन बैरियर्स का यूज कर रही है तो, ठीक है। नहीं जा पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं रहा है स्पर्म, तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और अगर मेल यूज कर रहा है तो सेम कंडीशन, स्पर्म नहीं एंटर कर पाते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक में, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये अनवांटेड जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें रोक लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ सर्वाइकल कैप, डायफ्राम्स, वॉल्स वगैरह आते हैं जो कि मेडिकली इम्प्रूव होते हैं या मेडिकली ठीक होते हैं, वो जिनको यूज़ करने के लिए अलाउ किया गया है या जिनको यूज़ कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ मेथड्स होते हैं और कुछ मेडिसिन्स आती है, कुछ जैसे सहेली करके आता है, माला करके आता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या करते हैं। और कुछ केमिकल मेथड्स होती हैं इसमें, जैसे बैरियर मेथड में तो यही है कि क्या करते हैं, सर्वाइकल कैप, क्या क्या आता है, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स एंड वॉल्स का यूज किया जाता है, जिससे कि स्पर्म और एग की मेटिंग को रोका जाए, ठीक है। दूसरा मेथड आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड ये अवेलेबल होती हैं क्रीम्स के फॉर्म में, जेलीज के फॉर्म में, फॉर्म्स के फॉर्म में। तो ये यूज किया जाता है मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। मेल के लिए भी अलग अलग टाइप के केमिकल मेथड्स हैं और फीमेल के लिए भी अलग अलग टाइप के केमिकल मेथड हैं। इनको फीमेल जेनिटल ट्रैक में या मेल जेनिटल ट्रैक में यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंगली जिसके लिए वो हैं। तो अगर मेल के लिए तो मेल यूज़ करेगा और फीमेल के लिए तो फीमेल यूज़ करेगा। ये क्या करता है ना, ये स्पर्म्स को मारने का काम करता है, स्पर्मिसाइड इन्हें कहा जाता है, जो कि स्पर्मेटोजोआ को किल कर देता है वेजाइना में या फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटर करने से पहले ही, ठीक है। अब जब वो एंटर करने से पहले ही स्पर्म की डेथ हो जाएगी तो फिर ओव्यूलेशन के बाद एग से मीट होने का या फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस तो खत्म हो गए ना, उसके कोई चांसेस ही नहीं है। इसीलिए बैरियर मीन्स क्या होता है, रोकने वाला या एक बैरियर का जो काम कर रहा है, वहाँ पे मध्यस्थता का जो काम कर रहा है, वो होते हैं केमिकल मेथड और ये बाकी के नेचुरल मेथड जो यूज़ किए, ठीक है, या केमिकल मेथड उन्हें हमने कह दिया, जिसमें कि कुछ फॉर्म्स का, कुछ जेलीज का, कुछ क्रीम का यूज़ करके क्या किया जाता है, उनमें कुछ केमिकल होते हैं जो स्पर्म को किल करने का काम करते हैं या स्पर्म को एंट्री करने से रोकते हैं, ठीक है। तो ये तो और ऐसे ही IUCDs आता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो ये जो डिवाइस होती है ये या तो कॉपर की या प्रोजेस्टेरॉन की होती है और इनको इंसर्ट कराया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। इसके बाद क्या आती है, केमिकल मेथड आई थिंक समझ आ गई होगी, बैरियर मेथड और नेचुरल मेथड हमने पढ़ा। और ऐसे ही आता है IUDs यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इनको कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो ये जो डिवाइसेस होती हैं ये कॉपर टी नेम आपने सुना होगा ना, टी ऐसे होता है, वो कॉपर टी शेप का होता है तो इसलिए कॉपर का बना हुआ होता है और टी शेप का होता है तो इसलिए कॉपर टी उसे कहा जाता है। ऐसे ही कॉपर 7 करके आता है और मल्टीलोड 375, अलग अलग तरीके के IUDCs आते हैं। IUDCs होते हैं कॉपर रिलीजिंग जो होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है और ये स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स के थ्रू ही फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में से एंटर करवाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये हार्मोन को रिलीज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ हार्मोन्स को रिलीज करेंगे जो कि स्पर्म को रोकने का काम करते हैं, ठीक है, या इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, स्पर्म की एंट्री को फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाने से हम रोक सकते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अब ये जो IUDs होते हैं ये कैसे प्रिवेंट करते हैं या कैसे कॉन्ट्रासेप्शन की तरह ये बिहेव करते हैं या कैसे ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं या कैसे स्पर्म और एग की मीटिंग को रोकते हैं। तो ये क्या करते हैं ना,
यूट्रस में, जैसे ये है कॉपर टी अगर एंटर करा दी तो ये क्या करते हैं, ये फीमेल जेनेट्रियल ट्रैक में, अगर फीमेल जेनेट्रियल ट्रैक में कॉपर टी है या IUDs है कुछ भी है, तो ये क्या करते हैं, स्पर्म फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। मीन्स कि ये कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे कि फीमेल जेनेट्रियल ट्रैक में स्पर्म को खाने वाली जो कुछ सब्सटेंस होते हैं उनको बढ़ा देता है, और जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा स्पर्म की वहाँ पे को स्पर्म को खा दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ स्पर्म की मोटिलिटी को रोक दिया जाता है। हमने पढ़ा ना, स्पर्म मोटाइल होता है, सीलिया उसके पास होता है, वो मूवेबल होता है, तभी वो फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटर कर सकता है, तो उसकी मोर्टेलिटी को रोक दिया जाता है। ठीक है, इनके थ्रू। और फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी है, अगर वो गलती से एग तक पहुंच भी गया तो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। ठीक है, और किससे, कॉपर रिलीज, कॉपर आयन के थ्रू। कॉपर आयन क्या करता है, कॉपर जो है उसका काम है कि मोर्टेलिटी को कम करना और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करना, तो इसीलिए कॉपर टीका यूज किया जाता है। ठीक है, और जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs होते हैं वो क्या करते हैं, यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं, इम्प्लांटेशन होने ही नहीं देते। इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, तो वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या कर देते हैं, बिल्कुल लेवल उसका कम कर देते हैं, तो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। तो उससे क्या होगा, जो सर्विक्स है या जो भी है, स्पर्म की वहीं पे डेथ हो जाएगी, या जायगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, या आगे उसमें चेंजेस नहीं आ पाएंगे, या एम्ब्रायो में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा होगा ही नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो मेथड है वो इस मेथड की हेल्प से हम बच सकते हैं, किससे, अनवांटेड प्रेगनेंसी से, या जो एक्सेसिव पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है उससे हम बचा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आते हैं, ये भी हार्मोन्स के, जैसे प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, इन सब के ये पिल्स होती हैं, टैबलेट के फॉर्म में होती हैं, जो कि नॉर्मली फीमेल यूज करती है, जिससे कि बर्थ कंट्रोल वो कर सके। ठीक है, जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से वो बच सके। तो ये सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देती है, इनके पास स्पेशल कैपेसिटी होती है कि ये रिटार्ड कर देती है सर्वाइकल म्यूकस की हेल्प से। जब भी कोई भी फीमेल अगर इन पिल्स का यूज कर रही है तो वो क्या, उसकी बॉडी में जो स्पर्म के एंटर करने की जो कैपेसिटी होती है, जो स्पर्म की एंट्री होती है, उसे ये रोक देता है। और नॉर्मली एक जर्नल बेसिस पे इसे लिया जाता है, टेकन, रोज ही इसको लिया जाता है। ओरल जो पिल्स होती हैं, पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 डेज के बाद इसे यूज किया जाता है, और लगातार ही इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ओरल पिल्स होती हैं, जिसमें माला डी और सहेली नाम से 2 कॉमन एग्जाम्पल इसके होते हैं, जिसके कि लगातार ऐड भी फिर गवर्नमेंट ने दिए थे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं फीमेल के लिए, नॉन स्टेरॉइड होते हैं, और इन पिल्स को यूज करके क्या कर सकते हैं। और ये इसको सेंट्रल CDRI ने इसको बनाया है। CDRI क्या है, CDRI है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है, वो इसका फॉर्मेशन करती है, इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ये फॉर्मेशन करती है, जिनमें कि उन्होंने एक सूटेबल और सेफ इसे माना है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। तो इंजेक्टेबल में क्या होता है ना, हार्मोन इंजेक्शन होते हैं, हार्मोन वाले इंजेक्शन होते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव होते हैं या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन से मिलके बने हुए रहते हैं। ये हर 3 मंथ में इंजेक्शन दिया जाता है इम्प्लांट करने के लिए, और एज इम्प्लांट्स अंडर स्किन ये रिलीज करते हैं हार्मोन को, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिससे कि ओव्यूलेशन को रोका जा सकता है, एग को रिलीज होने से रोका जा सकता है। तो और ये क्या करता है, हाईली इफेक्टिव है, और कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर से बात वही आएगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और ऐसे इम्प्लांट जो होता है वो भी एक नई मेथड है, कॉन्ट्रासेप्शन की नई मेथड है, जो कि इम्प्लांटेशन की प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ये भी लेवल कम कर देता है, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे होते हैं ना, वैसे ही ये भी काम करता है। ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ओव्यूलेशन को ब्लॉक कर देता है, और जो सर्वाइकल म्यूकस है उसे ब्लॉकिंग ओव्यूलेशन एंड थिकनिंग द सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग को कम कर देता है, ओव्यूलेशन को ब्लॉक कर देता है, ताकि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ना हो पाए। ठीक है, स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी होता है सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग होना, तो ये इसको रोक देगा, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। और ये इफेक्टिव पीरियड होते हैं के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए इफेक्टिव ये है। और 1 इम्प्लांट इज इफेक्टिव फॉर अबाउट 5 ईयर के लिए ये होता है। ठीक है, और एक नई मेथड है। फिर एक और इसमें आता है, नेक्स्ट इसमें आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इनको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहा जाता है।
ठीक है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म इज अ किट कंसिस्टिंग हाई डोज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है। इसमें हाई मतलब कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है एक किट का जिसमें कि हाई डोज में बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं। ये सेक्सुअल जो कोर्टशिप होता है या सेक्सुअल इंट्रक्शन जो होता है उसके 72 आवर्स के बीच में हम ले सकते हैं या वो फीमेल ले सकती है, ठीक है। मीन्स कि 72 आवर्स तक इसको लिया जा सकता है। ये बहुत इफेक्टिव होती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने से रोक देगी, ठीक है। और कभी कभी इनका यूज़ नॉर्मली कुछ क्रिमिनल केसेस में से रेप केस होते हैं या नॉर्मली जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जो लोग करते हैं या जिनका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है और उन्हें लगता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उस टाइम पे इनको इन मॉर्निंग आफ्टर पिल्स को का यूज़ किया जाता है जो कि आगे जाके रोक सकते हैं किसको, फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। इनके पास कैपेसिटी होती है और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जैसे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन इससे हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। और इसके एग्जांपल्स कुछ हैं, एक आई पिल, सेकंड पिल 72 एंड अनवांटेड 72, इस नाम से ये पिल्स आती हैं, ठीक है, जिसको कि यूज़ किया जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है परमानेंट मेथड। परमानेंट या सर्जिकल मेथड इसे हम कहते हैं या सर्जिकल मेथड इसे कहा जाता है, जिसमें दो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ये जो मेथड है ये मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर यूज़ कर सकते हैं या दोनों में ही हो सकता है, या अगर मेल पार्टनर ने वेसेक्टोमी अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये होता है मेल में, ठीक है, वेसेक्टोमी मेल में, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। अगर दोनों में से किसी एक ने ट्यूबेक्टोमी करवा ली, अगर फीमेल ने ट्यूबेक्टोमी करवा ली तो मेल को ज़रूरत नहीं है वेसेक्टोमी करवाने की, अगर मेल ने करवा दी तो फिर फीमेल को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये अब ज़्यादा प्रेगनेंसी को, परमानेंट प्रेगनेंसी को रोकने का एक मेथड है। इसके बाद अगर वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी हो गया तो कंप्लीटली हमेशा के लिए जो प्रेगनेंसी है वो रुक जाएगी, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी लेडी या स्पर्म नहीं ट्रेवल कर पाएंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। परमानेंट मेथड होती है जो गैमेट के ट्रांसपोर्ट को परमानेंटली रोक देती है, ठीक है। तो ये वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के फॉर्म में होती है। ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल में, वेसेक्टोमी होती है मेल में, ठीक है। तो मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे को ड्रॉ कर रही हूँ। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, एक रफ डायग्राम है। अब देखो इसे वेसेक्टोमी क्यों कहा गया, ठीक है। जो स्मॉल पार्ट होता है, वास्ट डिफरेंसेस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, उसमें हमने वास्ट डिफरेंसेस पढ़ा। वास्ट डिफरेंसेस के नेम से इसको वेसेक्टोमी कहा गया क्योंकि इसमें मेल के वास्ट डिफरेंसेस को कट कर दिया जाता है, ठीक है, कट करके बांध दिया जाता है। यहाँ ये क्या है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म या टेस्टिस से जो स्पर्म बन रहे हैं वो वास्ट डिफरेंसेस के थ्रू जाते हैं ना। हमने पढ़ा है कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, ये स्पर्म यहीं रह जाएंगे, ये जा ही नहीं पाएंगे इधर, यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर ही नहीं करवा पाएंगे। तो इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जो कि फिर बाद में आगे जाके हेल्पफुल होगा स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को नहीं करवाने में। स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं, फीमेल ट्रैक में एंटर ही नहीं करेगा, तो फिर एग से मीट करने का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है। दूसरा ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में भी कुछ ऐसा ही मेथड होता है। इसमें भी ट्यूबेक्टोमी में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ये फैलोपियन ट्यूब, मैं ऐसे ही दिखाती हूँ, ये फैलोपियन ट्यूब वाला जो पार्ट है इसे क्या कर दिया जाता है, इसे कट और टाई दूसरी जगह से, ऐसे ये होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जिस तरीके से अगर हम मान के चलें तो इस पार्ट को क्या कर दिया जाता है, इधर यहीं कट कर दिया जाता है, इधर ही कहीं स्टार्टिंग में इसे कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे कि ओव्यूलेशन यानी कि जो स्मॉल पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा पार्ट, इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है या इसे कट करके बांध दिया जाता है, ठीक है।
स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और फीमेल और वेजाइना इन फीमेल। और ये दोनों ही टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, अगर फीमेल में होगी तो एग के ट्रांसपोर्ट को या इसको रोक देगी स्पर्म से मिलने के लिए, अगर इसमें होगा तो स्पर्म का वेजाइना में जाने का चांस रोक देगी, ठीक है, जिससे कि परमानेंट मेथड इसे कहा जाता है। दोनों ही टेक्निक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और पुअरली रिवर्सेबल है, ठीक है, रिवर्सेबल ये नहीं होती है और हाईली इफेक्टिव ये मेथड होती है और परमानेंट मेथड का ये एक एग्जांपल है, ठीक है। यानी कि वैसेक्टोमी मेल में होती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है। और ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन देखने के लिए, और साथ ही साथ इनको यूज़ करने के या पर्सनल रीज़न हो सकते हैं किसी के भी इन मेथड को अडॉप्ट करने के या इस मेथड को यूज़ करने की, कि वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं या वो डिले करना चाह रहे हैं या सेफ प्रेगनेंसी की चाह रहे हैं। तो हालांकि इनके जो पॉसिबल इल इफेक्ट हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर इससे हो सकता है। तो शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इन प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होंगी तो इससे रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए। लेकिन नो डाउट कि ये जो मेथड है सिग्निफिकेंट रोल इनका है चेक करने के लिए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकने के लिए इनका इम्पोर्टेंट रोल है। हम इसको भी हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात करें, लेकिन रेगुलर बेसिस पे इनका यूज़ करना इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, या वो फिर अपने कुछ स्पेशल रीज़न हो सकते हैं लोगों के, या किसी के भी अपना स्पेशल रीज़न होगा कि वो क्यों इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद एक टर्म और आता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसीज। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, मेडिकल टर्मिनेशन, एबॉर्शन जिसे कहा जाता है, ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, इसे MTP कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो इंटरनेशनल वॉलेंट्री जो टर्मिनेशन, एबॉर्शन नॉर्मली इसे क्या कहा जाता है, एबॉर्शन। ये जो प्रेगनेंसी है ना, ये जो एबॉर्शन है, प्रेगनेंसी वाला जो प्रेग्नेंट हो गए एबॉर्शन चाहिए, तो वो टर्म कब यूज़ किया जाता है, जब फीटस वायबल होता है, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नियरली 45 से 50 मिलियन जो MTPs हैं वो एक साल में 45 से 50 मिलियन एबॉर्शन होते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का 1/5 टोटल प्रेगनेंसीज का 1/5 पार्ट है, ठीक है। 1/5 पार्ट में ये MTP करवाई जाती है। अब देखिए 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगल कर दिया था, और कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, जिससे कि इसका जो मिसयूज है वो ना हो सके। तो वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस क्या क्या थी, जैसे कि स्पेशली टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फीटिसाइड। तो इसका यूज़ कहीं इस चीज़ के लिए ना हो जाए, इस एबॉर्शन का इसलिए यूज़ ना हो जाए कि फीमेल है, उसने चेक किया और उसके बाद फीमेल, अगर चाइल्ड फीमेल थी तो उसको एबॉर्ट करवा दिया। तो इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली ध्यान में रखते हुए 1971 में इसे क्या कर दिया गया, लीगल कर लिया जाए। और ये तभी हो सकता है जबकि जैसे वेरियस फैक्टर क्या कब कोई एबॉर्शन करवा सकता है, उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी गई, जिसमें कहा गया कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकना है, ठीक है, ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के थ्रू नहीं चाहिए उस टाइम पे। अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो तब क्या कर सकते हैं, उसे अबॉर्ट करवा सकते हैं। और फेल हो जाते हैं कभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो उनके फॉर्म में, या जैसे रेप केस है उस टाइम पे अगर वो फीमेल चाहे तो अबॉर्ट करवा सकती है। और जैसे नॉर्मली जो कंटिन्यूस प्रेगनेंसी है ना, लगातार अगर फेल हो जा रहा है कॉन्ट्रासेप्शन, तो उस टाइम पे लगातार अगर विदाउट गैप के ही अगर प्रेगनेंसी हो रही है, एक बच्चे में बिना 2-3 साल के गैप के हो रहे हैं, तो उस टाइम पे भी अबॉर्ट करवाने की फैसिलिटी या अबॉर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मदर और बच्चा दोनों को ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी इसमें ध्यान दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके थे, MTP जो थी वो रिलेटिवली सेफ मानी जाती है, या MTPs जो है जो एबॉर्शन है वो नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि फर्स्ट स्टार्टिंग के 12 वीक्स जो होते हैं उस टाइम पे क्या माना जाता है, सेफ माना जाता है। और लेकिन इसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है दोनों ही, मदर और बच्चे दोनों के लिए, क्योंकि इस टाइम पे जो फीटस होता है ये मैटरनल टिश्यू से जाके जुड़ जाता है, ठीक है। और इसका मिसयूज किया जा सकता है कब, फीमेल गर्ल चाइल्ड को मारने के लिए, फीमेल
गर्ल को मारने के लिए इसका यूज़ हो सकता है, अबॉर्ट करवाने के लिए इसका यूज़ हो सकता है। और तीसरा जो एमटीबी है वो इलीगली अनक्वालिफाइड लोग भी इसको कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी ये हार्मफुल हो सकता है। तो कुछ फैक्ट होने चाहिए एमटीबी के बारे में जो हमारे ध्यान में होना चाहिए, मतलब कि कुछ खुद ही अवेयर लोगों को होना चाहिए कि कहाँ पे कब किस चीज़ का यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। बाकी इफेक्टिव काउंसलिंग जरूरी होती है। इस एबॉर्शन से पहले इफेक्टिव काउंसलिंग होनी चाहिए। इलीगल जो एबॉर्शन है उनके बारे में या उनके डेंजरस एस्पेक्ट के बारे में, या फीमेल को अगर आप किल कर रहे हो तो उसके बारे में एक काउंसलिंग यहाँ पे होनी चाहिए, बताना चाहिए उनको कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उससे हो सकते हैं। और मोर हेल्थ जो फैसिलिटी, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद कैसे बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, जो भी चीज़ें उसकी काउंसलिंग यहाँ पे को करवानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद तो ये तो क्या था, मेडिकल टर्मिनेशन जिसे हम एबॉर्शन कहते हैं, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी के टाइम पे करवाया जाता है, या जो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स के टाइम पे, या सेक्स या इंटरकोर्स हम कह सकते हैं, उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसे रोकने के लिए, उसे टर्मिनेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। और नॉर्मली इसका माना गया कि इसका कुछ गाइडलाइंस के साथ इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे यूज़ करने की गाइडलाइन दी थी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि इसके थ्रू जो फीमेल गर्ल है या फीमेल जो फीटस है उसको अबॉर्ट भी करवाया जा सकता था, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कुछ स्पेशल मेडिकल टर्म या कुछ स्पेशल फैक्टर, कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट के थ्रू दी गई थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए हैं, आपने जो भी हमने पढ़ा है। तो हमारा ये जो मेथड है, हमारे जो हमारा कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेटेजीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल हमारा कंप्लीट हो गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे 2 टॉपिक बच गए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप नोट्स बनाइए और आप इन चीज़ों को पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।